वेलकम टू स्टोरी बक्स। वैसे इस एपिसोड को रिकॉर्ड करके मुझे ली चॉन सिंह के ऊपर काफ़ी प्राउड महसूस हुआ। ऐसा क्यों? तो वो तो आप अंत तक देखिए, आपको मालूम चल जाएगा। और अगर आप लोगों को भी प्राउड फील होता है तो हमें ज़रूर बताइएगा। तो आगे की कहानी शुरू करते हैं। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हम प्रिंस का बचपन दिखाया जा रहा है, जहाँ पर वो छोटा बच्चा पत्ते में पानी रखकर प्रिंस को देता है। अच्छा ठीक है, मैं गलत था, अब तो मत रो, तुम ऐसे अच्छे नहीं लगते। पर प्रिंस फिर भी रो रहा होता है। अरे तुम अब इतने दुखी क्यों हो? डरो मत, अब यहाँ कोई आग नहीं है। वैसे तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? वो क्यों नहीं आए तुम्हें बचाने के लिए? अगर वो नहीं है तो तुम मेरे घर चल सकते हो। ठीक है, मैं तुम्हें अपना बेड दे दूंगा, तुम मेरे बेड पर सो जाना, ठीक है? अच्छा, तुम्हें भूख लगी है? मैंने ग्रैंड माँ से कहा था कि मेरे लिए टेस्टी सा ऑयस्टर पॉरेज बनाए। मैं वो तुम्हें दे दूंगा, ठीक है? तुम क्यों फिर रो रहे हो इतना? तुम्हें ऐसे देखकर मुझे बुरा लग रहा है कि तुम मेरी वजह से रो रहे हो। मैंने सॉरी बोला ना। तभी प्रिंस सिसकते हुए बोलते हैं, वो वो लोग हमारे माँ और पिताजी नहीं थे। वो बच्चा, क्या? प्रिंस, हमारे पिताजी की मृत्यु हो चुकी है और हमारी माँ छुपी हुई है। वो हमारे पास नहीं आ सकती, हमें उनकी बहुत याद आती है। और तभी वो बच्चा प्रिंस को हग कर लेता है। वो बच्चा भी इमोशनल होकर बोलता है, तुम्हें उनकी बहुत याद आती होगी ना? मेरे भी मम्मी पापा का डिवोर्स हो गया था, तब तो मैं बहुत छोटा था। अब वो दोनों अकेले अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, इसीलिए मुझे मेरे दादा दादी ही संभालते हैं। मुझे तो ये भी याद नहीं कि मैं अपने मम्मी पापा से पहले कब मिला था। काफ़ी टाइम हो गया उन्हें। प्रिंस उस बच्चे की शर्ट को पकड़ लेते हैं। अच्छा लग रहा है। वो बच्चा, क्या? प्रिंस, हमारी माँ भी हमें ऐसे ही गले लगाती थी, हमें उनकी गोद में बहुत अच्छा लगता था। वो बच्चा, अच्छा तो प्रिंस तभी पूछते हैं, क्या क्या हम तुम्हें जब चाहे तब गले लगा सकते हैं? वो बच्चा, हाँ पर। और तभी उस बच्चे को एक आइडिया आता है और वो प्रिंस के गालों को पकड़ते हैं और बोलते हैं, तुम मेरी फैमिली बन जाओ, फिर तुम हमेशा मेरे साथ रह सकते हो और जब चाहे तब गले लगा सकते हो। प्रिंस, पर ऐसे ही थोड़ी ना फैमिली मेंबर्स बनते, उसके लिए हमारा ब्लड भी तो सेम होना चाहिए। वो बच्चा, मेरे दादा और दादी ब्लड से जुड़े हुए नहीं हैं, पर फिर भी वो फैमिली हैं। इसका मतलब तुम और मैं भी दादा दादी की तरह बन सकते हैं। हम ना हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे और हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे, फिर हमें किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, समझे? और हम में से कोई भी अकेला नहीं रहेगा। और फ्लैशबैक एंड होता है और करंट मोमेंट में प्रिंस सोचते हैं, लिटिल पोटैटो, कहाँ हो तुम? हम तुम्हें बहुत याद करते हैं। और सीन चेंज होता है। क्वीन पैलेस। महारानी प्रिंस और ली चॉन सिंह के फ़ोटो को देख सोच रही होती हैं, जब भी तुनान इस लड़के के साथ होता है वो हमेशा कोई ना कोई गलती करता ही रहता है। आखिर ये लड़का है कौन और इसके पास गोल्डन बैज कहाँ से आया? वो भी एम्परर का दिया हुआ। वो बैज तो बस उसी इंसान के पास हो सकता है। और क्वीन उस फोटो को एक बॉल के रूप में गुड़ू मुड़ू कर देती हैं। अगर ली चॉन सिंह का उस इंसान के साथ कोई भी रिश्ता है तो हमारे लिए ये सब बहुत मुश्किल हो जाएगा। तभी पीछे से किसी शख्स की आवाज़ आती है। महारानी मिरर से उस इंसान को देखती हैं। महारानी, डुओलुन, तुम ऐसे ही कैसे आ गए? हमें किसी ने बताया क्यों नहीं?
तभी डुओलुन महारानी के पास आता है और उसे डेस्क पर ढकेल देता है। क्यों नहीं बताया? क्योंकि उन्हें पता है कौन ताकतवर है और आखिर कौन इस पैलेस का मास्टर होने वाला है। महारानी, तुम में बहुत साहस है, चले जाओ यहाँ से। डुओलिन तभी और पास आकर बोलता है, आखिर कब तक तुम मुझे ऐसे ढकेलती रहोगी? मैं तुमसे वादा करता हूँ, मेरी बात मानो और इंतज़ार करो कि मैं कब गद्दी पर बैठता हूँ, फिर मैं तुम्हें और तुम्हारे बेटे। तभी डुओलुन का कोई हाथ खींच लेता है। वो और कोई नहीं, क्राउन प्रिंस थे। अभी इलेक्शन में 3 महीने बचे हैं, तुमको ज़रा भी सब्र नहीं है ना? और वो डुओलुन का हाथ ट्विस्ट कर देते हैं। हम तुम्हें चेतावनी दे रहे हैं, अपना रास्ता ढूंढो और यहाँ से चले जाओ। डुओलुन, तुनान, तुम्हें सच में लगता है कि तुम जीतोगे? तभी प्रिंस बोलते हैं, हमें योर हाइनेस बुलाओ, भूलो मत तुम अभी बस एक मिनिस्टर ऑफ गवर्नमेंट हो। तभी डुओलुन अपना हाथ प्रिंस की ग्रिप से छुड़ाते हैं। अपना ध्यान रखो, क्योंकि जैसे ही मेरे हाथ में हैंडल आया, मैं फिर कोई नरमी नहीं बरतूंगा। और डुओलुन वहाँ से चला जाता है। प्रिंस, माँ आप ठीक हैं? महारानी, ठीक है, लेकिन मैंने सुना था डुओलुन को विदेशियों से काफ़ी सहायता मिल रही है और उनके रिश्ते बढ़ते ही जा रहे हैं। डुओलुन को प्रिंस, माँ आप चिंता मत कीजिए, हमने सबसे ज़्यादा शक्तिशाली और ज़रूरी देश के राजा से संपर्क करा है, किंग ऑफ वालू से। पहले आप हमें बचाती रहती थी, मगर इस बार ये हमारा कर्तव्य है कि हम आपकी रक्षा करें। और हमारा चैप्टर एंड होता है। अरे रुको, वीडियो नहीं ख़त्म हुई। नेक्स्ट चैप्टर में हमें डुओलिन दिखाया जाता है। इंटरेस्टिंग। योर हाइनेस वालू के राजकुमार से मिल रहे हैं। उनका सर्वेंट। हाँ, ये सच है। प्रिंस ऑफ वालू आपकी नीतियों के बारे में अच्छे से जानते हैं, पर फिर भी मुझे लगता नहीं कि वो भरोसे के लायक हैं। अब तक हमारे प्रपोजल का कोई भी जवाब नहीं आया, लेकिन दोनों देशों के संबंध अच्छे हो गए और उन्होंने अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन स्थापित कर लिए, वो भी योर हाइनेस की वजह से। तो ये हमारे लिए एक दुविधा बनेगी। डुओलिन, ये वालू प्रिंस सही में भरोसे के लायक नहीं है। और सीन चेंज होता है, जहाँ प्रिंस ऑफ वालू के साथ बैठे हुए थे। प्रिंस वालू, योर रॉयल हाइनेस, मैं पहले ही आपको बता देता हूँ, अगर मैंने डुओलिन को चुना तो उसने मुझे वादा करा है कि 10 सालों के लिए 20% जेड्स का एक्सपोर्ट वो हमें करेंगे, अगर वो अपनी राजगद्दी पर बैठ जाते हैं तो इन शॉर्ट, तो आप हमें ऐसा क्या देंगे जो आप में खास हो? और वो सेडक्टिवली कहते हैं, सिवाय आपके खूबसूरत चेहरे के। प्रिंस चाय पीते हुए बोलते हैं, दोनों ही देश जेड एक्सपोर्ट करने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन अगर 20% जेड एक्सपोर्ट हुआ तो इसका मतलब है कि 10.46 मिलियन वर्कर्स अपनी नौकरी से हाथ धो बैठेंगे। हम कभी भी ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे आगे जाके हमारी जनता को दुख झेलना पड़े। प्रिंस वालू योर हाइनेस की ये बात सुनकर चौंक जाते हैं। फिर योर हाइनेस कंटिन्यू करते हैं, लेकिन वालू हमारे देश के साथ रिश्ते बढ़ाना चाहता है और जायज़ है कि वो लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन में विश्वास रख रहा है। तो डुओलिन की सरकार लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी नहीं है और दोनों देशों की दोस्ती इतनी नहीं निखार सकती। इसीलिए अच्छा होगा कि आप हमारा सहयोग करें, इससे हम दोनों को बराबर फ़ायदा होगा। हमने प्लान बना लिया है, आप इसे चेक कर सकते हैं। और वो पेपर्स प्रिंस वालू को देते हैं। प्रिंस वालू योर हाइनेस का हाथ पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, जनता के लिए रॉयल हाइनेस का प्यार देखकर भाई मैं तो बहुत खुश हुआ। प्रिंस एकदम से अपना हाथ
प्रिंस वालू के हाथ से हटाते हैं। अगर आप हमारे संग मिलेंगे तो राजनीतिक तौर पर आपको बहुत फ़ायदा होगा। आशा करते हैं कि आपकी दूरदृष्टि होगी जिससे आप हमारी बात समझ जाएं। प्रिंस वालू, हाँ ठीक है, बस कोई ज़्यादा मुश्किल काम मत देना योर हाइनेस। और वो रिपोर्ट्स चेक करने लगते हैं। रिपोर्ट्स पढ़कर वो बोलते हैं, इंटरेस्टिंग, हमें अच्छा तो लगा, पर हमारे देश के उम्मीदवार के तौर पर मैं आपके देश में एक प्राइवेट यात्रा करना पसंद करूँगा। और जैसा कि आप जानते हैं आजकल एजुकेशन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, तो मैं कैलस एम्पायर के नंबर 1 कॉलेज जहाँ योर हाइनेस पढ़ते हैं उसे ढंग से परखना चाहूँगा। अब आखिरकार ये एग्रीमेंट इतना ज़रूरी है तो मैं आपको अच्छे से जानना चाहूँगा, फिर शायद मैं सही डिसीजन ले पाऊँ। तभी सीन चेंज होता है। मिलान कॉलेज। ली चांसिंग बर्सरी फॉर्म फिल कर डायरेक्टर ऑफिस जा रहा होता है। अगर आप लोगों को नहीं पता कि बर्सरी फॉर्म क्या होता है तो इन शॉर्ट ये एक तरह का फॉर्म होता है जहाँ जिन बच्चों को फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत होती है वो इस फॉर्म को भरते हैं। लेकिन कुछ ही बच्चे बर्सरी फॉर्म भरने के बाद सेलेक्ट होते हैं। ली चांसिंग सारी फॉर्मेलिटीज़ भर दी हैं, सब सही है। अब मैं इसे डायरेक्टर सन को दे सकता हूँ। अगर मैं बर्सरी के लिए अप्लाई कर दूँ तो पार्ट टाइम जॉब के कुछ पैसे मैं ग्रैंडमा के पास भेज सकता हूँ, फिर शायद उन्हें कोई आसानी हो। तभी ली चांसिंग को शोर सुनाई देता है, तुम्हें पता है आज योर रॉयल हाइनेस आ रहे हैं। हाँ मैंने तो सुना है, बस प्रिंस ही नहीं बल्कि हाँ मुझे पता है। क्या सच्ची में? मैंने उन्हें टीवी पर देखा था, वो कितने हैंडसम है ना? ली चांसिंग सोचता है, क्राउन प्रिंस हैंडसम? वैसे आखिरी बार मैं उसे उस पार्टी में ही मिला था, मुझे नहीं मालूम अब उसकी तबीयत ठीक है कि नहीं। हाँ मैं आखिर उसकी क्यों चिंता कर रहा हूँ, वैसे भी हम दोनों के बीच के रिश्ते ज़्यादा खास अच्छे नहीं हैं। अरे छोड़ो उसे, मुझे तो ये बर्सरी फॉर्म सबमिट करना था। तभी ली चांसिंग डायरेक्टर ऑफिस से कुछ आवाज़ें सुनता है। वहाँ पर कोई लड़की जाने को कह रही थी, प्लीज़ लेट मी गो टाइप। टीचर सुन, बर्सरी मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, पर आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। टीचर सुन, आखिर तुम क्यों घबरा रही हो? क्या तुम लिस्ट में नहीं आना चाहती? यह सुनकर ली चांसिंग को एकदम से गुस्सा आ जाता है और वो एकदम से आके और वो टीचर सन के बाल को पकड़कर उसका मुंह डेस्क पर गिरा देता है। ली चांसिंग, फीमेल स्टूडेंट्स को हैरेस करना तुम्हें इसमें बहुत मज़ा आता है ना? तभी सीन चेंज होता है। योर रॉयल हाइनेस, आप अगर हमें बताकर आते तो हम कुछ अच्छे से अरेंजमेंट करते आपके लिए। सॉरी फॉर द पुअर रिसेप्शन योर हाइनेस, ये हमारी मेन बिल्डिंग है। प्रिंस वालू, योर हाइनेस, इतने सारे स्टूडेंट्स आपके स्वागत के लिए आए हैं, आपने तो सबका दिल जीत रखा है ना? वो बहुत सरकास्टिकली योर हाइनेस से कहता है, लेकिन क्या उन्हें पता है कि उनके प्यारे योर हाइनेस की 2 चेहरे हैं। सबके सामने प्रिंस बहुत ही काइंड और फ्रेंडली हैं, मगर असलियत में वो एक स्ट्रॉन्ग और ज़िद्दी इंसान है ना? तभी प्रिंस बोलते हैं, खबरों की माने तो प्रिंस ऑफ वालू, जो कि हमेशा लोगों से इज्जत से बात करने के लिए जाने जाते हैं, वो इस तरह के कूटनीय शब्द भी यूज़ करते हैं। तभी प्रिंस वालू प्रिंस के पास आकर बोलते हैं, लगता है हम दोनों एक से हैं, नहीं? प्रिंस, योर रॉयल हाइनेस बोलते हैं, योर रॉयल हाइनेस, हमें नहीं लगता ये फ़िलहाल सही समय है इस बारे में बात करने पर। प्रिंस वालू, ठीक है तो मैं कुछ और कहता हूँ। मुझे याद है कि आपकी लाइव ब्रॉडकास्ट में एक लड़का आया था जो कि इसी मिलान कॉलेज में ही पढ़ता है ना? प्रिंस फिर शांत हो जाते हैं। तभी आवाज़ें आने लगती हैं, ली चांसिंग, ली चांसिंग, तुम इधर क्या कर रहे हो? ली चांसिंग डायरेक्टर सन को पीट रहा होता है। डायरेक्टर फिर अपने बचाव में बोलते हैं, कॉलेज प्रिंसिपल, ये ली चांसिंग अब इस हद तक गिर गया है
कि कॉलेज में अपने ही टीचरों को पीटे। ये इस एकेडमी के लायक ही नहीं है। तभी ली चॉन सिंह उसका कॉलर पकड़ता है। तुम जैसा कमीना इस कॉलेज के लायक नहीं है, समझे? डायरेक्टर सुन उसकी बात सुनकर डर जाते हैं। तभी प्रिंस वालू इस नज़ारे को एंजॉय करके बोलते हैं, आई एम सो सॉरी योर हाइनेस, लगता है मैं गलत समय पर आ गया, लेकिन अब योर हाइनेस क्या करेंगे, वो भी ली चॉन सिंह के साथ जिसने इतना कूटनीय काम करा है। कुछ वक्त बाद मीटिंग रूम, डायरेक्टर सुन को बैंडेज लगा दी गई थी और वो रोते हुए बोलते हैं जैसे कि वही एक विक्टिम थे। इसको इस कॉलेज से निकालना होगा, समझे प्रिंसिपल, निकालना होगा। मैंने तो बस बर्सरी फॉर्म के बारे में से एक सवाल पूछा था और इसने मुझे फिर, प्रिंसिपल ऐसा स्टूडेंट हमारे बीच नहीं रह सकता। तभी ली चॉन सिंह गुस्से में बोलता है। पीछे बाकी स्टूडेंट उसे पकड़ लेते हैं। तुम ही थे वो जो स्टूडेंट्स को हरेस करता है और अब तुम इतने भोले बन रहे हो, तुम सही में कमीने हो। तभी प्रिंसिपल, ली चॉन सिंह, हम जानते हैं तुम किस तरह के हो और तुम आखिर करते क्या हो। हम सबको पता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तो तुम इतना दिखावा आखिर क्यों कर रहे हो? ली चॉन सिंह, मैंने कुछ नहीं करा, ये झूठ बोल रहा है। ली चॉन सिंह भले ही सच बोल रहा था, मगर दुनिया की नज़रों में तो वो एक बुली ही था ना। सब लोग उस पर आरोप लगाने लगते हैं। ये कितना निर्दयी है, इसने टीचर तक को नहीं छोड़ा। ये एक स्कूल बुली ही है, पता नहीं ये अब तक कैसे खड़ा है इधर। हम सबको पता है कि ये उन गैंगस्टर से पंगे लेता है। हाँ, मैंने तो सुना है कि ये बॉक्सिंग जिम में भी इसीलिए काम करता है कि लोगों को पीट कर पैसे कमा सके। ऐसे इंसान इस कॉलेज में हो भी कैसे सकते हैं? और इसको ये सब अभी करना था। वैसे भी आज हमारे क्राउन प्रिंस वालू के साथ स्कूल टूर पर आए थे। हाँ, ऐसा क्या? कहीं ली चॉन सिंह ने ये सब जानबूझकर तो नहीं करा? क्या कर सकते हैं, दोनों देश साथ होने वाले थे। अब इसकी वजह से कहीं दोनों देशों में कोई दरार ना आए, सब इस ली चॉन सिंह की वजह से। ली चॉन सिंह इन बातों को सुनता है और फिर क्राउन प्रिंस की तरफ देखता है। मैंने ये सब इसी वक्त करा जब क्राउन प्रिंस टूर पर आए थे, कहीं इससे तनान को कोई दिक्कत ना हो। और फिर वो प्रिंस वालू को देखता है। हाँ, वालू प्रिंस, ये इतना भी हैंडसम नहीं है जितना रूमर्स में बोल रहे थे। प्रिंस वालू प्रिंस के करीब जाकर बोलते हैं, हिज हाइनेस, आखिर झूठ कौन बोल रहा है? अगर जो कुछ भी ली चॉन सिंह कह रहा है वो सच है, तो फिर कैलस एम्पायर की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में ऐसे काम होते हैं? ऐसा सिस्टम, वो भी नंबर 1 कॉलेज में? अरे ऐसा थोड़ी ना होता है। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो मुझे डर है कि मुझे हमारे कॉपरेशन के बारे में एक बार फिर से सोचना होगा। लेकिन अगर वो ली चॉन सिंह है जो कि गलत है, तो ये काफ़ी छोटी बात है ना? तभी प्रिंस सोचते हैं, वालू राज्य के साथ हमारा कॉपरेशन ज़रूरी है, पर और वो ली चॉन सिंह को देखने लगते हैं। दोनों की नज़रें मिलती हैं, मगर हमेशा की तरह वो दोनों फिर अपनी नज़रें चुरा लेते हैं। ली चॉन सिंह मन में, ये मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? प्रिंस मन में, क्या दिक्कत है, ये हमेशा हमें परेशानी देता है। प्रिंस वालू क्राउन प्रिंस के एक्सप्रेशन को नोटिस कर रहे होते हैं और वो सोचते हैं, ये क्राउन प्रिंस जो कि इतना सोफिस्टिकेटेड है जैसे कोई इंसानी कंप्यूटर हो, तो आखिर ये कैसे भटक गया? बस ली चॉन सिंह को देखने की वजह से? हाँ, इंटरेस्टिंग। तभी प्रिंस बोलते हैं, प्रिंसिपल, हम बस बातों से ही सच नहीं पता कर सकते, क्या कोई सबूत है? प्रिंसिपल, योर हाइनेस, वो डायरेक्टर सुन के ऑफिस में हमने कोई भी सीसीटीवी नहीं लगवाया, मगर हाँ, उन दोनों के अलावा उस वक्त स्टूडेंट वैन भी मौजूद थी। प्रिंस, वैन, क्या हुआ था? क्या डायरेक्टर सुन ने तुम्हारे साथ बदतमीजी करी? डरो नहीं, बिना हिचके बोलो। वैन बहुत घबरा गई थी। वो
मैं ली चॉन सिंह तभी वैन वैन को देखता है और उसे याद आता है कि एक दिन वैन वैन अपनी माँ से बात कर रही थी। माँ, तुम चिंता मत करो, तुम जल्दी ही हॉस्पिटल से रिकवर हो जाओगी। और रही बात फीस की, तो मैंने बर्सरी फॉर्म अप्लाई कर दिया है, चिंता मत करो, मुझे मिल जाएगी स्कॉलरशिप। ली चॉन सिंह तब मन में सोचता है, वैन वैन की माँ हॉस्पिटल में है। तभी वैन वैन बोलती है, डायरेक्टर सुन ने मेरे साथ कुछ नहीं करा। ली चॉन सिंह ने यही एक्सपेक्ट करा था। डायरेक्टर सुन फिर खड़े होकर बोलते हैं, हाँ, देख लिया ली चॉन सिंह, तुम मुझ पर आरोप लगा रहे थे। अब देख लो, यह बच्चा इस कॉलेज के लायक ही नहीं है। प्रिंसिपल, इस ली चॉन सिंह ने हमारे कॉलेज का नाम मिट्टी में मिलाया है और मेरे साथ बहुत बुरा करा है। ऐसे स्टूडेंट को हम कैसे झेल सकते हैं। वहीं ली चॉन सिंह मन में सोचता है, क्या तुनाहन भी मेरे बारे में ऐसा ही सोचता है कि मैं गलत हूँ। ऐसे स्टूडेंट को हमें निकालना ही होगा प्रिंसिपल, ताकि वो ऐसे किसी और स्टूडेंट को परेशान ना करे। ली चॉन सिंह मन में, आखिर मुझे इतनी चिंता क्यों है, वो सोचे या ना सोचे, मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तभी डायरेक्टर सुन बोलते हैं, लेकिन आखिरकार मैं एक टीचर हूँ, तो फिर स्टूडेंट्स पर मुझे दया आती है। आप बस इससे कहिए कि ये मुझसे माफ़ी मांग ले और हमारे स्कूल को एक्सप्लेनेशन दे अपनी, फिर हम इसे छोड़ सकते हैं। तभी ली चॉन सिंह गुस्से में बोलता है, मैं तुमसे कभी माफ़ी नहीं मांगूंगा, मैंने कुछ गलत नहीं करा है। मैं ऐसे कमीनों से कभी माफ़ी नहीं मांग सकता। मैंने कुछ गलत नहीं करा है और ना ही मैंने झूठ बोला है। वहीं फिर बच्चे तरह तरह की बातें बनाने लगते हैं। एक तो डायरेक्टर सोने से माफ़ कर रहे हैं, ऊपर से ये अपनी ही ऐड दिखा रहा है। आज तो वालू प्रिंस के सामने हमारी धज्जियाँ उड़कर ही रहेंगी। अगर मेरी माँ को पता होता कि इस कॉलेज में इस तरह के बच्चे रहते हैं, तो वो मेरा एडमिशन कभी यहाँ नहीं कराती। डायरेक्टर सुन एक तो इसे छोड़ रहे हैं, पर इसे देख के लगता नहीं कि ये इसके लायक है, इसे तो कॉलेज से निकालना ही चाहिए। वहीं प्रिंस ली चॉन सिंह को देख रहे होते हैं। प्रिंस वालों मन में सोचते हैं, रॉयल हाइनेस की तो नज़र ही नहीं हट रही इससे, और इस तरह का एक्सप्रेशन बनाना, अब तो मुझे और भी इंटरेस्ट आ रहा है। और वो बोलते हैं, क्राउन प्रिंस और ली चॉन सिंह, इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। प्रिंसिपल, ली चॉन सिंह, मैं तुम्हारे परिवार के बारे में जानता हूँ, और अगर तुम ऐसे ही बर्ताव करोगे तो तुम्हारी दादी। तभी ली चॉन सिंह बोलता है, मेरी दादी को बीच में मत लाओ, उन्होंने मुझे हमेशा सच का साथ देने को बोला है, और क्या सही है और क्या गलत, इसकी पहचान करना मुझे अच्छे से सिखाया है। मैंने वैन वैन को बचाया, जो कि मेरे अकॉर्डिंग सही है, और मुझे इससे कोई पछतावा नहीं, ना ही तब था और ना ही अब है। ली चॉन सिंह की बातें सुनकर प्रिंस ली चॉन सिंह से इम्प्रेस हो जाते हैं। प्रिंस मन में, नॉट बैड ली चॉन सिंह। तभी ली चॉन सिंह बोलता है, अगर आज मैं पीछे हट जाऊंगा तो डायरेक्टर सुन फिर किसी के साथ यही करेंगे जो आज वैन वैन के साथ करा, और फिर वैन वैन के अलावा कोई और विक्टिम बनेगी। फिर प्रिंसिपल गुस्से में बोलते हैं, ली चॉन सिंह, अगर तुमसे तुम्हारी गलती नहीं मानी जा रही है तो तुम अब इस कॉलेज को। तभी प्रिंस खड़े होते हैं और बोलते हैं, रुकिए, प्रूफ केवल वैन वैन नहीं है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। आगे जानने के लिए देखते रहिए स्टोरी वर्क्स।